हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग काइनेमेटिक्स के लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन करने जा रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्या है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलते हैं देन उसके मोशन को आप कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे एक ऑब्जेक्ट इस सर्कल के अलोंग चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, देन इसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ऑब्जेक्ट जिस सर्कल पे चल रहे हैं इस सर्कल का रेडियस हमने सपोज करा आर, स्मॉल आर। अब ये जो आर है रेडियस, यदि इसको हम वेक्टर बना दें यानी कि आर वेक्टर कर दें, इसको ओरिजिन ले लें सेंटर पे, तो ये जो आर वेक्टर है इसको रेडियस वेक्टर कहते हैं। और यदि यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा है पार्टिकल, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो पार्टिकल यहां पर है, तो इस पार्टिकल का ये रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पोजीशन वेक्टर को ही सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर का नाम दे दिया गया है। लेंथ इसका रेडियस के इक्वल होगा। अब सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पीछे, कर्व पाथ पे वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोंग टेंजेंट। अब एक से दूसरे पॉइंट पर जो ही ऑब्जेक्ट आवेगा, सपोज पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ और पॉइंट पी डैश पर ऑब्जेक्ट आ गया, अब यहां पर फिर दूसरा टेंजेंट हमें ड्रॉ करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी सर्कल के ईच पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट होते हैं। अब टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी, इसको मैंने बोल दिया v डैश। अब आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन बदल गया v डैश का, v और v डैश दोनों डिफरेंट वेक्टर हो गया। यदि कभी स्पीड कांस्टेंट है, v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे उसको, फिर भी डायरेक्शन को कोई कांस्टेंट नहीं कर सकता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होगा सर्कुलर मोशन में। एंड सो कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होते हैं। जब डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होंगे। वेलोसिटी चेंज होगा तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। एंड सो हमेशा सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास, ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सीलरेशन होते हैं। एंड सो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। अब एक बात आप बच्चों नोट कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन is along tangent at each point of circular path. So direction of velocity continuously change in a circular motion. Hence an object in circular motion has acceleration ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों यहां पर हम दो वर्ड को पहचानेंगे जो आगे सर्कुलर मोशन के बाद रोटेशनल मोशन में भी हमें जरूरत पड़ेगा। वो दो वर्ड क्या है, तो एक वर्ड है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अराउंड, जिस पॉइंट के अराउंड कोई चक्कर लगाता है, जिस पॉइंट के चारों तरफ कोई घूमता है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन इज दैट पॉइंट अराउंड व्हिच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स, या कहिए एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स
रोटेट्स, तो जिस पॉइंट के अबाउट अराउंड को रोटेट करता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? एकदम सिंपल, जिस प्लेन में हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, रोटेशन चक्कर को बोलते हैं, रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं चक्कर को। तो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस प्लेन में पॉइंट ऑफ रोटेशन आपका होगा। अब इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा कर दीजिए, अपनी पेन को ऐसे खड़ा करिए। ये जो परपेंडिकुलर हमने खड़ा कर दिया एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑन द प्लेन ऑफ रोटेशन, इसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, एयर में आ गया, दिखाना मुश्किल है, इसलिए जब कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन की जरूरत हो आपको, तो आप अपना पेन को पॉइंट ऑफ रोटेशन पर, प्लेन ऑफ रोटेशन पर ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिएगा। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज perpendicular to the plane of rotation and at the point of rotation, at the point of rotation, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एक परपेंडिकुलर है, कहां? टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जो प्लेन ऑफ रोटेशन है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अराउंड कोई चक्कर लगा रहा है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। चलिए मैं यहां थोड़ा इसको लिखता भी हूं, दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन और इस पे परपेंडिकुलर का नाम हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये दो बातें रोटेशनल मोशन में हमेशा देख लीजिएगा, फिर आपको रोटेशनल मोशन में कभी दिक्कत नहीं आवेगा। अब बच्चों यहीं पर हम लोग अब जरा रेडियस वेक्टर की मोशन को पहचाने। यदि ऑब्जेक्ट P से P डैश पे आ गया तो ये जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर है, ये यहां से यहां आ जाएंगे। जितने एंगल से रेडियस वेक्टर रोटेट करता है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसको अलग से लेते हैं हम लोग, अलग से। दूसरे फिगर में ले लेते हैं, एक फिगर पे सारा चीज डालेंगे तो सही नहीं दिखता है। चलिए तब यहां से हेडिंग भी अपना डालते चलेंगे। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं या फिर थीटा से भी डिनोट करते हैं। अब स्केलर फॉर्म में हमने लिखा है, वेक्टर फॉर्म की बात बाद में करेंगे हम ना। क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? चलिए थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए। इट इज एन एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर of an object in uniform circular motion, या बोलिए in a circular motion at the axis of rotation। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, ये सेंटर के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर मोशन में कोई, ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहां पे हमने परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। अब सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, यहां पर ओरिजिन ले रहे हैं और एक पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन P बोल रहा हूं मैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन, पेन को खड़ा किया, परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, ये हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं दूसरी पेन की मदद लेता हूं आपको दिखाने के लिए।
देखिए ये हो गया हमारा, ये वाला पेन समझिएगा रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर हो गया। अब ऑब्जेक्ट P से आया Q पर, पॉइंट P से ऑब्जेक्ट आ गया पॉइंट Q पर। अब जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर पॉइंट Q पे आ गया। अब रेडियस वेक्टर पे गौर करेंगे, इसको हमने रेडियस वेक्टर बोला है आपको। अब ये है रेडियस वेक्टर। देखिए कि अब ये रेडियस वेक्टर P से चलते 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 आ गया Q पर। तो यही जो एंगल ट्रेस किया एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, जितना एंगल ट्रेस किया है रेडियस वेक्टर ने, बनाया है जितना एंगल, इसी एंगल को नाम दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूं, कोई थीटा भी लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। अब रेडियस वेक्टर को यहां आर वेक्टर में बोल रहा हूं, यहां पर इसको आर डैश वेक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर का बदल चुका है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, रेडियस के लेंथ तो सेम होते हैं, आर इक्वल टू आर डैश है, रेडियस की लेंथ है सेम, लेकिन डायरेक्शन बदल जाने से वेक्टर तो बदल जाता है। अब बच्चों वेक्टर हमने बहुत अच्छे से आपको 8 लेक्चर्स में पढ़ाया है। यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो फिर मैं कहूंगा कि आप जाइए यूट्यूब पर और टाइप करिए हैशटैग ठाकुर सर, स्मॉल लेटर में सारा टाइप करिए ठाकुर सर, और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेक्टर के मिल जाएगा, काइनेमेटिक्स के मिल जाएंगे, अच्छी तरह से कैलकुलस के मिल जाएंगे। सबको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे लॉज ऑफ मोशन आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा हमने देखा, सिंपली बोल सकते हैं आप कि जितने एंगल से ऑब्जेक्ट का रेडियस वेक्टर या कहिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर जितने एंगल से रोटेट करता है, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई सीधे भी बोल देते हैं कभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, इतने एंगल चला है ऑब्जेक्ट ने, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने में आप थोड़ा सा भी देर मत करिएगा, कभी आराम से देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया, ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन पर रेडियस वेक्टर, फाइनल पोजीशन रेडियस वेक्टर, अपने मन में सोच लीजिए जितना एंगल से रेडियस वेक्टर रोटेट किया, ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे रेडियन, यूनिट ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रेडियन। अब बच्चों रेडियन में फिजिक्स में आपको यूज करना ऑलरेडी शॉर्ट में, लेकिन जनरली आपके जो वैल्यूज दिए जाते हैं एंगल का, वो डिग्री में दिए जाते हैं, डिग्री में ही मेजरमेंट आप इनिशियली करते हैं एंगल को। वैसे तो आप जानते हैं, फिर भी 11 के बच्चे जो 10 पास करके आए हैं, हो सकता है उनको दिक्कत हो, तो मैं लिख देता हूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब आप यूनिटरी रूल लगा लीजिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब मान लीजिए थीटा डिग्री आपके पास है, तो फिर क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा रेडियन। चलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हर कॉन्सेप्ट में आपको एकदम लिंक करके दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं होगा। अब लेते हैं हम टाइम, P से Q चलने का टाइम हमें चाहिए। जब P पर ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पर, इस समय टाइम को मैं t1 बोल देता हूं, t इक्वल टू t1, यानी कि टाइम की वैल्यू t1 है। जब ऑब्जेक्ट Q पर आया, इस समय टाइम की वैल्यू मैं t2 बोल दे रहा हूं। तो क्लियरली P से Q चलने का टाइम, P टू Q टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ मोशन, टाइम इंटरवल डेल्टा t से इसको डिनोट कर रहे हैं। अब ये डेल्टा t टाइम इंटरवल ऑफ मोशन, मोशन क्लियरली जैसे आप पीछे काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में आप किए हैं, सभी जगह पर जैसा कि आपने किया है, क्या होगा, t2 माइनस t1। अब यहां से यहां चलने का टाइम डेल्टा t, एंगल चलने का टाइम हो गया डेल्टा t, डेल्टा थीटा एंगल चलने का टाइम हो गया डेल्टा t। अब जैसे हम लोगों ने लीनियर मोशन में निकाला था, क्या निकाला था, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, तो यहां पर हम लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को भी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, लिखिए इट इज टाइम रेट
of change in angular position of an object in a circular motion. अब इसको डिनोट करते हैं. पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको डेल्टा या ओमेगा, ओमेगा ए भी लिख दिया हमने, ए भी फॉर एवरेज. ठीक है. अब जैसे लीनियर मोशन में एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, बिल्कुल उसी तरह से ओमेगा ए भी यानी कि एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. बिल्कुल जो लीनियर मोशन में किए थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. नाउ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से नोट करते हैं. जैसा कि काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं शुरुआत में ही कि एवरेज वैल्यू जो होते हैं वो पूरे टाइम के दरमियान होते हैं, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट अ पॉइंट एट अ टाइम होता है. तो फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट एट अ टाइम, और दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. अब बच्चों जैसा कि हम लोग काइनेमेटिक्स में क्लियर डिस्कशन किए हैं कि एवरेज का लिमिट वैल्यू इंस्टेंटेनियस होता है पूरे फिजिक्स में व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, और कैलकुलस में जैसा कि आप सीखे हैं इस समय क्या होता है, डिनोमिनेटर टेंस टू 0, डेल्टा के जगह पर डी आ जाते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी. चलिए एक जगह पे इसको कर देते हैं, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. अब बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं. यूनिट जो होगा थीटा का रेडियन और टाइम का हो गया सेकंड. लिख दीजिए इट्स यूनिट इज रेडियन, रेडियन पर सेकंड. अब बच्चों यदि ओमेगा चेंज होता है समय के साथ, यदि ओमेगा चेंज होते हैं तो जैसे लीनियर मोशन में पढ़े रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सिमिलरली यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करेंगे. एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ एक लाइन डिफाइन कर दीजिए. इट इज टाइम रेट of change in angular velocity of an object in a circular motion. Now acceleration भी दो तरह का होगा, पूरे टाइम के दरमियान लेंगे तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा ए भी कर दे रहे हैं, ए भी फॉर एवरेज. होल टाइम के दरमियान, पूरे टाइम के दरमियान जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा पूरे टाइम के दरमियान, उसका नाम रखेंगे हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. जैसा कि लीनियर मोशन में रखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, जो निकाले थे लीनियर मोशन में, क्या निकाले थे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक उसी तरह से सिमिलरली this is equal to change in velocity. मान लीजिए ओमेगा 2 t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 1 t1 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी है. थोड़ा मैं दिखा देता हूं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को, ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके दिखाया करेंगे हम लोग. ओमेगा 1 सिमिलरली यहाँ पे ऐसे टिल्ट करके दिखाया. दिस इज ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2. अब t1 टाइम पे ओमेगा 1, t2 टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का या कहिए रेडियस वेक्टर का ओमेगा 2. नाउ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1. नाउ इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन
इसको ओनली अल्फा से डिनोट करते हैं। नाउ एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन को कहेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, एवरेज का लिमिट वैल्यू इंस्टेंटेनियस होता है, एंड सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। नाउ दिस इक्वल टू, फिर वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, तो डेल्टा की जगह पर कैलकुलस करता है डी लगाओ, तो डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखिए बच्चों, ये निकल गया हमें एंगुलर एक्सेलरेशन। एक जगह पे इसको कर लें हम लोग। नाउ अल्फा इक्वल टू एक जगह कर देते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखिए, यदि इसको लीनियर मोशन से कंपेयर करें तो लीनियर मोशन में आप पढ़े थे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जहां x क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, थीटा क्या है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन पढ़े थे लीनियर मोशन में, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यहाँ भी वही आया है एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बाई डी टी। इस तरह से लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशंस होते हैं वो इक्वेशन सिमिलर होते हैं। आगे हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वहां पर और भी बहुत सारे टर्म को कंपेयर करेंगे। अब इसका यूनिट हम पता लगा लें, यूनिट इसका क्या होगा, तो आइए बच्चों यूनिट लिख लें। इट्स यूनिट विल बी, ओमेगा का हो गया रेडियन पर सेकेंड, तो फिर रेडियन पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये हो जाएंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग बोले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये तो वेक्टर बोल रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन भी होगा इसका। तो क्या होगा डायरेक्शन, तो आइए बता देता हूं। और डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा, एरो दिया, अब ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा, एरो दिया, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म अल्फा, एरो दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके लिए हमारे पास में है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वही वेक्टर वाला जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, वही है। बट इसको क्विक एंड फास्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा वेलोसिटी भी दिखा लेते हैं, पॉइंट पी पर टेंजेंट अलोंग वेलोसिटी भी, जैसे पहले फिगर में लिखे थे, टेंजेंट अलोंग वेलोसिटी यहाँ बी डैश बोल देते हैं। अब जो रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड फिंगर को रैप कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो थंब बता देता है हमें सारे एंगुलर वेक्टर का डायरेक्शन। एंगुलर वेक्टर दो और है, वह है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। सबकी डायरेक्शन निकालने के लिए ये बेस्ट रूल है हमारा कि यदि रोटेशन के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कोई घूम रहा है, उस डायरेक्शन में यदि दाहिने हाथ के फिंगर को घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, इस तरह से रोटेशन के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को रैप करें, घुमा दें, देन थंब इरेक्ट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ऑल एंगुलर वेक्टर्स। तो लिख दीजिए, मैं बोलता हूं, लिखिए, व्हेन राइट हैंड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, hand fingers are wrapped या कहिए folded in direction of rotation of object, then thumb bracket में erect indicates the direction of डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों, अब इस फिगर से अब हम पता लगा दें, तो राइट हैंड फिंगर को कर्व करा, रैप करा इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, थंब आया अपवर्ड, एंड सो ये सारे एंगुलर वेक्टर इस फिगर में है अपवर्ड, परपेंडिकुलर, अपवर्ड। अब हम दो तरह की सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ये जनरल बात कर लिया हमने। अब ये दो तरह की बात जो हम करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरह के सर्कुलर मोशन है। आइए बच्चों,
देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक लाइन लिखिए, इट इज दैट सर्कुलर मोशन in which a speed inside bracket v of an object is constant। अब जब स्पीड होगा कांस्टेंट पूरे सर्कुलर मोशन में तो उसका नाम रखा गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा नहीं, जैसा कि जान लिए वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होते हैं और एक से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं टेंजेंट बदल जाते हैं, तो वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगा, वेलोसिटी वेक्टर है। बट स्पीड यदि कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का तो सर्कुलर मोशन का नाम होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से? नंबर 1, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन भी लोग बोलते हैं, और इसको कैपिटल टी से हम लोग पूरे अपने 11 में डिनोट भी करते हैं। नाउ डिफाइन कर दीजिए, it is equal to time taken by an object in one revolution, ब्रैकेट में लिख लीजिए वन रोटेशन, वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उस टाइम को नाम दिया गया है टाइम पीरियड। अब टी टाइम में देखिए, इन टाइम टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular displacement this is equal to 2 pi radian, 2 pi radian। क्योंकि बच्चों जब कोई एक चक्कर लगा देगा तो ये जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर ऐसे चक्कर लगाते लगाते ऐसे लगाते लगाते फिर वापस आ गया 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन से रेडियस रोटेट कर जाएंगे। तो टाइम पीरियड यदि हमें दे रखा है कभी, तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड वन रिवॉल्यूशन का टाइम है, वन रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। एंड सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब जैसे कभी वॉच वगैरह में बोल देते हैं कि घड़ी की जो है सेकंड वाली सुई का, सेकंड वाली निडल जो है घड़ी का, उसका बताओ एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो आपको पता है 60 सेकंड में एक चक्कर लगाता है वो, टाइम आपको पता है 60 सेकंड, पाई का वैल्यू रख लीजिए 22/7 3.14 रख लीजिए, आपको सेकंड वाली सुई जो है घड़ी में उसका निकल जाएगा ओमेगा। इस तरह से टाइम पीरियड यदि दे दिया गया तो हम वहां से एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन भी बोलते हैं लोग, इसको न्यू से जनरली डिनोट करते हैं। न्यू, न्यू क्या बोलते हैं इसको? न्यू, न्यू। मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, न्यू, ये प्रोनाउंसिएशन इसका है न्यू। तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन? न्यू डिफाइन कर दीजिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ रोटेशंस, ब्रैकेट बंद, इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होते हैं, 1 सेकंड में कितना रोटेशन होता है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो देखिए बच्चों, टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन, यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर यूनिटरी रूल पे विचार करें तो कैपिटल टी टाइम, टाइम पीरियड जो है टी टाइम में 1 रिवॉल्यूशन होता है, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? टी सेकंड में, टी टाइम में टी सेकंड में होता है 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, तो फिर 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगा? 1/t रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, एंड सो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि न्यू हो गया हमारा, न्यू इक्वल टू 1/t, जहां t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एक चक्कर का टाइम है t। अब ओमेगा हम निकाल सकते हैं, ओमेगा
तो फिर देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, अब 1 बाई टी, यदि इसको हम कर दें 2 पाई इंटू 1 बाई टी तो न्यू हो जाएंगे। तो यदि फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है तो आप वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं। अब जरा इसके यूनिट पर विचार कर लें। यूनिट ऑफ न्यू, न्यू का फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट, ये लोग कई तरीका से लिखते हैं। जैसे लिखते हैं रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को रोटेशन भी बोलते हैं, पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस, या फिर इसी को लोग बोलते हैं रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस। फिर बोलते हैं लोग साइकिल्स, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड, सीपीएस शॉर्ट में, इसी को लोग बोलते हैं हर्ज। अब ये जो है फ्रीक्वेंसी के लिए कॉमन यूनिट हर्ज है हमारा, इसी को हम लोग यूज करेंगे। यदि कोई हमें नहीं बोला गया कोई यूनिट तो हम लोग हर्ज समझ लेंगे। हर्ज इज एक्चुअली यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को आप यूज करेंगे हर जगह पे। नहीं, यदि आपको ये बोल दिया तो ठीक है, ये बोल दिया तो कोई बात नहीं। अब यहीं पर एक बात और गौर कर लेंगे हम लोग। कभी कभी आपके प्रॉब्लम में ओमेगा का यूनिट बोल देते हैं रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब थोड़ा पर मिनट की भी बात हम कर लें आपसे। रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में रिवोल्यूशन, जैसे आरपीएम, ठीक है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आरपीएम यदि दे दिया तो इसको पढ़ेंगे आप रिवोल्यूशन पर मिनट, पढ़ेंगे इसको। अब रिवोल्यूशन पर मिनट यदि दे दिया गया है तो फिर वहां पर आप इसको फ्रीक्वेंसी को पहले आरपीएम, फ्रीक्वेंसी को पहले 60 से डिवाइड लीजिए, आरपीएस बना लीजिए इसको। अब ये हो गया आपका आरपीएस हो गया, रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। अब आप यहां पे रखिए, ओमेगा मिलेगा आपको। फिर इससे आगे बढ़िए, क्योंकि 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन, 60 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, तो फिर 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, डिवाइड बाय 60 हो गया। तो आरपीएम को पहले 60 से डिवाइड करके आरपीएस कर लीजिए, रिवोल्यूशन पर सेकंड कर लीजिए, फिर ओमेगा की फॉर्मूला में रखिए, क्योंकि ओमेगा आपको रेडियन पर सेकंड में ही यूज करना है। अब कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स में दे देते हैं लोग कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब बच्चों आपको लगेगा कि आरपीएम दे दिया, ये तो न्यू हो गया, कोई सोचता है गलत हो गया। नो, देखिए दोनों तरफ यूनिट डायमेंशन आप पढ़े हैं, मैं भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो न्यू का जो यूनिट होगा वही ओमेगा का होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। दोनों साइड इक्वेशन में कहा जाता है कि ठीक है, तो फिर इन दोनों के यूनिट है सेम। तो फिर इसको कोई यदि आरपीएम बोल दिया, इसको भी आरपीएम बोल दिया, तो वो गलत नहीं है। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम में हमेशा चाहिए ओमेगा 2 पाई न्यू चाहिए। एंड सो आरपीएम यदि देता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, तो आप समझ लीजिएगा कि हमको न्यू दे रहा है। तो पहले न्यू को आप आरपीएस कर लीजिए, फिर यहां रख लीजिए, ओमेगा मिल गया। फिर आगे जो भी प्रॉब्लम करना है अपना करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब यहां से आगे हम बढ़ रहे हैं। हमें कहा जाता है रिलेशन फाइंड करो, लीनियर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करो। आइए रिलेशन को फाइंड करते हैं। रिलेशन बिटवीन भी यानी कि लीनियर स्पीड या टेंजेंशियल स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग है वेलोसिटी। टेंजेंशियल स्पीड, लीनियर स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन भी टेंजेंशियल स्पीड एंड ओमेगा, ओमेगा को जान गए, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दें तो भी ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। चलिए हम लोग मान के चलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जब यहां पर है पॉइंट पी पर है, इस समय रेडियस वेक्टर इसका आर सपोज करा हमने,
अब P से आ गया Q पे, वही फिगर ले रहे हैं जो अभी अभी लिए थे हम लोग, सब में एक ही फिगर यूज करेंगे। P से आ गया Q पर, जब Q पे आ गया तो रेडियस वेक्टर इसका हो गया R डैश। नाउ अब यहां से यहां तक जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको डेल्टा थीटा बोला। अब P से Q एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर बाद में बात करेंगे हम। नाउ P से Q चलने का टाइम, तो यहाँ पर टाइम मान लीजिए कि फिर उसी तरह से T1 है, यहाँ पे टाइम T इक्वल टू T2 है, मीन्स यहाँ से यहाँ चलने का टाइम हो गया T2 माइनस T1, डेल्टा T हम लोग बोल देंगे। अब वेलोसिटी दिखा रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी इतना ही बड़ा लाइन लेंगे अब हम, क्योंकि v का मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट, इसलिए लाइन की लेंथ सेम लेंगे अब हम। ये हो गया अप्रोक्स सेम लेंथ। चलिए नाउ इस वेलोसिटी को बोला हमने v डैश, क्योंकि डायरेक्शन बदल चुके हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमारे पास r इक्वल टू r डैश है, एंड साथ में क्या है, v इक्वल टू v डैश है इन मैग्नीट्यूड में। ये दोनों जो हैं इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस एक सर्कल का तो इक्वल होता ही है, साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम बोल रहे हैं, तो v की वैल्यू कांस्टेंट होंगे। चलिए थोड़ी स्टेटमेंट बना दीजिए, लिखिए लेट एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव्स फ्रॉम पॉइंट P to point Q in time delta t. Radius vectors of object at point P and at point Q are r vector and r dash vector, and velocities of object at those points are v vector and v dash vector respectively. Angular speed of object is omega. चलिए बच्चों स्टेटमेंट बना दिए। अब जो P से Q, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक, अब इस PQ का हम पता लगाते हैं। तो ये जो हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यानी OPQ ट्रायंगल में देखिए जरा, ट्रायंगल लॉ को यदि हम यूज करें तो R प्लस PQ इक्वल टू R डैश हो जाएंगे, एंड सो PQ हमारा जो हो जाएगा R डैश माइनस R, इसको मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा R। अब ये वेक्टर डेल्टा R वेक्टर हो गया। चलिए डेल्टा R वेक्टर ये हो गया हमारा, डेल्टा R लिख दिया हमने इसको। अब लेते हैं यहां से यहां तक जो एंगल है इसको स्मॉल, टाइम को लेते हैं छोटा। तब आइए इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, यदि डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा देन डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा, टेंड्स टू 0 होगा, इज वेरी स्मॉल। देन ये जो डेल्टा R देख रहे हैं, ये डेल्टा R, अब ये डेल्टा R जो है ये एक सर्कल का छोटा सा पार्ट हो जाएगा, ये डेल्टा R। देन डेल्टा R इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस R। अब मैं इसको जरा किनारे करके दिखा देता हूं। यदि ये एंगल बहुत छोटा हो गया आपका P से Q तक, यदि ये एंगल बहुत छोटा हो गया P से Q तक, दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो गया यदि, तो फिर देखिए यहां से ये सारा किया मैंने एंगल को। अब ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन, ये P से Q जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, अब यदि इसको सेंटर ले लें, O पॉइंट को सेंटर ले लें, OP को रेडियस लेकर के यदि आप सर्कल ड्रॉ करें तो देखिए बच्चों क्या होता है। अब ये जो PQ हो गया ये सर्कल का एक छोटा पार्ट है, यानी कि ये आर्क हो गया।
तो ये जो आर्क है पी क्यू, इसका लेंथ हो गया डेल्टा आर। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्री डेल्टा थीटा यानी एंगल इक्वल टू आर्क डेल्टा आर बाई रेडियस आर। नाउ दोनों तरफ टाइम से डिवाइड ले रहे हैं। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चों जो आर है ये तो कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट को हम पहले लिख रहे हैं, अलग करके लिख रहे हैं। अब हम लेते हैं इसकी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर डेल्टा, फिर लिमिट दूसरे साइड में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। नाउ अब ये हो गया हमारा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी 1 अपॉन आर। अब ये हो गया हमारा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, जैसा कि आप पढ़ लिए, ओमेगा है ये 1 अपॉन आर। डी आर बाई डी टी क्या होगा, लेंथ बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये डेल्टा आर जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डी आर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी कि वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया इनटू v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं इसको, तो देयरफॉर v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। चलिए बच्चों ये आ गया रिलेशन। यदि वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें हम तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप जान चुके हैं ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन भी इसका जान चुके हैं। चलिए बच्चों अब सर्कुलर मोशन में जैसा कि हम लोगों ने बात करा, वेलोसिटी बदलते रहते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंट अलोंग है, एंड सो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, किधर होता है, चलिए इस पर बात करते हैं। ये एक्सेलरेशन जो है इसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको मैं ए सबस्क्रिप्ट सी लिख रहा हूं। कई सारे बुक में लोगों ने ए आर फॉर रेडियल, सी फॉर सेंट्रीपिटल, और कुछ लोगों ने ए एन भी लिख रखा है। ए एन मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, आगे बता दूंगा। चलिए पहले थोड़ा इसको डिफाइन करिए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, there is change in velocity and the acceleration of an object is along the radius and towards the center of circular path. This acceleration is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब पैराग्राफ चेंज करिए। इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, its angular speed is omega, its angular speed is omega, and radius of its circular path, radius of its circular path is r, then AC, मैं AC यूज कर रहा हूं, दिस इज v स्क्वायर बाई r। अब यदि v के जगह पर ओमेगा इंटू आर आप लिख दीजिए, यदि v के जगह पर ओमेगा इंटू आर लिख दें हम लोग, तो ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर
एक आर कैंसिल होगा। नाउ ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये दो इक्वेशन आ गया, दोनों में से जो आपको प्रॉब्लम में सुटेबल लगे उसको यूज कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके भी दिखा देंगे आपको, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि एक्सेलरेशन किधर होते हैं, जो डेफिनेशन में लिख दिए हैं। चलिए, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, फिर हम वही फिगर ले रहे हैं, सब में एक ही फिगर ले रहे हैं। पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर ऑब्जेक्ट आया। नाउ वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट भी, इतना ही बड़ा वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट यहां भी दिखाएंगे हम। दिस इज v डैश। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां पर हमने सेंटर पे ओरिजिन लिख दिया, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे ओरिजिन लिख दिया। नाउ p से q जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा हम लोग लेके चल रहे हैं। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है, और v की जो वैल्यू है ये सेम है, स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो देखिए बच्चों, जो हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, so object has acceleration. This acceleration is along the radius towards the center. जो ऑब्जेक्ट के पास में समय एक्सेलरेशन है वो ये है ए सी। यहां पर भी यही है एक्सेलरेशन ए सी, क्योंकि जो फॉर्मूला है आपका वी स्क्वायर बाई आर, वी का वैल्यू कांस्टेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर से, स्मॉल आर मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्मॉल आर यहां भी लिख देता हूं, स्मॉल आर यहां बगल में स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ सर्कल को स्मॉल आर लिखा हमने। नाउ तो वी स्क्वायर बाय आर, एसी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन गौर करेंगे डायरेक्शन एसी का सेम नहीं है। एंड सो यदि कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया गया क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट है, आप बोलेंगे नो। क्वेश्चन के लैंग्वेज पर गौर करेंगे, क्या एक्सेलरेशन, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? जवाब होगा नो। क्यों? डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर, डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड इनके इक्वल है, डायरेक्शन सेम नहीं है। एंड सो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ऐसे याद रखिएगा। अब ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन करिए। इट इज दैट सर्कुलर मोशन इन व्हिच स्पीड इनसाइड ब्रैकेट v, और थोड़ा यहां पर लिख लीजिए टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड, क्योंकि टेंजेंट के अलोंग है वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, स्पीड बोल रहे हैं, तो टेंजेंट के अलोंग होने से हमने नाम रख दिया टेंजेंशियल स्पीड। एंड एंगुलर स्पीड ब्रैकेट में ओमेगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट change with time and position, ये जो भी है ओमेगा है, ये चेंज होते हैं एक से दूसरे पोजीशन पे जाने पे, एक से दूसरे टाइम पे बदल जाते हैं। अब सबसे पहले v पर हम गौर कर लें, इस v पर डिफाइन करिए। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी there is centripetal acceleration inside bracket AC in the object. अब AC का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे हम, AC इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, या फिर मान लीजिए कि आपको ओमेगा गिवन है तो ओमेगा स्क्वायर आर। नेक्स्ट, due to change in magnitude of tangential
टेंजेंशियल स्पीड, फिर मैं भी लिख देता हूं, और पहचानने के लिए मैं थोड़ा इसमें टी सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, टी फॉर टेंजेंशियल, ज्यादा अच्छा से पहचान में आएगा। देयर इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन inside bracket at in the object। अब at का पता लगाते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंट के अलाउंग एक्सीलरेशन क्या होगा, अब इसका हम पता लगाते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पर वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो आप जान गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड बदलते हैं, इसकी वजह से जिधर वेलोसिटी को चेंज करेंगे उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा। अब ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दिस इज इक्वल टू dv बाई dt। अब मैंने थोड़ा टी लगा दिया है पहचानने के लिए, टी फॉर टेंजेंशियल, टी फॉर टेंजेंशियल। अब v इक्वल टू ओमेगा आर को रखिए यहां पर, तो सेंस v टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा आर रेडियस ऑफ सर्कल, अंडरस्टूड अब चल रहे हैं, आर रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा एंगुलर स्पीड, अंडरस्टूड। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, d vt बाई dt इक्वल टू d ओमेगा बाई dt, r को पहले लिख देता हूं। नाउ dv बाई dt क्या होगा, dv बाई dt ए एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टेंजेंट के अलाउंग चेंज हो रहे हैं, एंड सो एक्सीलरेशन टेंजेंट के अलाउंग at, अभी स्केलर फॉर्म में, पहले स्केलर फॉर्म में, at इक्वल टू 1 अपॉन r d ओमेगा बाई dt, जान चुके हैं अल्फा। नाउ नहीं, यहां पर गड़बड़ हो गया थोड़ा, ओमेगा आर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में इसको चेंज कर लेंगे, आर न्यूमरेटर में है, आर अल्फा, ठीक है। इसी को लोग ऐसे लिख देते हैं, ए टी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अब ये आपको रिलेशन आ गया, जैसे ये रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक उसी तरह से ये रिलेशन एकदम याद रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा इंटू आर। अल्फा क्या है जान चुके हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। वेक्टर फॉर्म में भी लोग इसको लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में यदि इसको लिखा जाए तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए टी वेक्टर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। नाउ ये वेक्टर फॉर्म हो गया, कभी कोई बोलते हैं पूछते हैं तो लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको हम फिगर पे लाना चाहेंगे, चलिए लिया हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट पी पर, जैसे हम लेते आ रहे हैं, इसके पास में एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, इसको ए सबस्क्रिप्ट सी से डिनोट करा। फिर इसके पास में टेंजेंट के अलाउंग भी एक्सीलरेशन है इस समय, ए टी से डिनोट करा। अब देखिए बच्चों दो एक्सीलरेशन है, तो फिर हम इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, 90 डिग्री पर है ये। पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। अब टू वेक्टर के टेल से डायगोनल हमने ड्रॉ करा, अब ये हुआ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो इस समय ऑब्जेक्ट के पास में रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो होगा, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ए वेक्टर से हमने नोट कर लिया है। तब ए वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं पहले, ए इक्वल टू अंडर रूट 90 डिग्री पर है दोनों पैरेललोग्राम लॉ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो आप लेते हैं रिजल्टेंट का फार्मूला, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 डिग्री एंगल है ही, तो फिर ए इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या जो भी पहले लिखें, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड निकाले हैं तो डायरेक्शन भी देना होगा, तो कोई एक डायरेक्शन ले लें। मान लीजिए कि ये अल्फा है, तो फिर tan अल्फा ले लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू ये हो गया हमारा ए टी, ये ए सी हो गया। अब यहां से अल्फा निकाल देंगे हम लोग, जैसा कि वेक्टर में सीखे हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने, या चलिए मैं निकाल ही देता हूं, अल्फा इक्वल टू
tan इनवर्स AT अपॉन AC टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये हम लोगों ने निकाला किसके साथ में, AC के साथ। तो लिख दीजिए विथ AC, या जिसके साथ भी निकालते हैं विथ, तो जैसे वेक्टर में पढ़े हैं, सिंपल सी बात। चलिए, तो पूरा हम लोगों ने सर पूरा मोशन कंप्लीट कर डाला है। अब इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, साथ में अब जो प्रॉब्लम्स होंगे वो करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय।